लोग आज से एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेशन। ये आपका पेपर नंबर 7B है। कौन सा पेपर है? 7B का मतलब क्या है कि पेपर नंबर जो 7 है इसके दो पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में है डायरेक्ट टैक्सेशन, समझ रहे हैं, और पार्ट बी में है इनडायरेक्ट टैक्सेशन। तो हम आपको ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन वाला पार्ट पढ़ाएंगे जो कि 50 मार्क्स का वेटेज रखता है, और ये जो डायरेक्ट टैक्सेशन वाला पार्ट है अमित सर आपको पढ़ाएंगे जो कि 50% का ये भी वेटेज रखता है। दोनों जो है टैक्सेस अपने अपने जगह पे इम्पॉर्टेंट हैं, तो हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पूरा 50 नंबर का जो पेपर है वो यहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे। अब अगर आपके सिलेबस की बात की जाए तो कुछ यहाँ पे चैप्टर्स हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है, कैसे आया। फिर हम लोग जीएसटी लॉ के बारे में जानेंगे। फिर एक चैप्टर है सप्लाई, फिर टाइम ऑफ सप्लाई है, फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई है, फिर कंपोजिशन स्कीम है, फिर आरसीएम है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बोला जाता है, फिर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी है, फिर रिटर्न है, फिर ई वे बिल है, एग्जेम्पशन है, इनपुट टैक्स क्रेडिट है, और प्लेस ऑफ सप्लाई। और एक चैप्टर और है जो इसमें कवर्ड नहीं है, कस्टम। समझ रहे हैं? ऑलमोस्ट इतने चैप्टर आपको पढ़ने हैं, तब आपका 50% जो पेपर है वो कवर होगा। समझ रहे हैं? और यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन डाला हुआ है। अब इसका क्या मतलब है कि एग्जाम में कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा ये आपको हम यहीं पे बता देंगे। कौन से क्वेश्चन में आएगा वो यहीं पे पता चल जाएगा आपको। जैसे पहला आप क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, तो इसका क्वेश्चन कहाँ पे आएगा, कैसे आएगा, थ्योरिकल आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, ये सब चीज़ें डिस्कस पहले ही हम लोग करेंगे। जैसे इसका जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन नंबर 6A रहता है, उसमें इसका क्वेश्चन आता है। समझ रहे हैं? 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है, मतलब फर्स्ट चैप्टर जो है इसका वेटेज ही 7 मार्क्स का है। 6 के ए में आपको इसका क्वेश्चन रखा हुआ मिलेगा, उसी में आपको करना है। क्लियर? उसके बाद अगर हम लोग बात करें इंट्रोडक्शन टू जीएसटी, इसका जो है 6 के बी में मिलता है, ये भी 7 मार्क्स का आता है। ठीक है? तो जो 6 वाला जो है ब्लॉक है वो आपका जो है इन्हीं दोनों चैप्टर से आता है, 6 का ए और 6 का बी। समझ रहे हैं? और इन दोनों में कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आता है, थ्योरी क्वेश्चन आता है और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। किसी भी प्रकार का कोई केस लॉ नहीं बनता है इसमें कभी भी। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, समझ लो, फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में सब कुछ पूछ सकता है जो जो आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है? तो धीरे धीरे करके हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक चैप्टर पे। हाँ, तो पहला चैप्टर है कॉन्सेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि टैक्सेस क्या होते हैं। वाई डू पे टैक्सेस, हम लोग टैक्सेस क्यों पे करते हैं? टैक्सेस क्यों पे करते हैं? क्यों पे करते हो टैक्सेस? बताओ किसी को। फंड्स प्रोवाइड हो जाता है। ठीक है, ठीक है। और और यही कुछ चीज़ें हैं। तो अगर हम लोग बात करें, बोला जाता है जो टैक्सेस हैं वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कलेक्ट किए जाते हैं। वेलफेयर इन द सेंस, जब टैक्स गवर्नमेंट आपसे लेगी तब आपको बेसिक फैसिलिटी देगी, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया। देखते नहीं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जिनमें बच्चों को जो है एजुकेशन फ्री मिल रही है, मेडिसिन फ्री मिल रही हैं। गवर्नमेंट जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है उनको जॉब प्रोवाइड करती है, या
फिर जो अनएम्प्लॉयड होते हैं उनको कुछ पैसे वगैरह भी मिलते हैं ऐसे करके, ये तो हमें तो नहीं मिले आज तक। रोड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सारी चीज़ें भी प्रोवाइड करती है। सोशल सिक्योरिटी देती है, बेसिक नीड्स देती है, जैसे वॉर वगैरह की सिचुएशन आती है, इस समय देखो काफ़ी कंट्रीज़ के बीच में वॉर चल रही है, तो उनके पास फंड्स कहाँ से आते हैं मिसाइल बनाने के लिए, गन बनाने के लिए? ये सब पब्लिक का पैसा है, पब्लिक से पैसा कलेक्ट करके इन सब चीज़ों में खर्चा किया जाता है। समझ में आया? हाँ, अब हम लोग बात करते हैं कि टैक्सेस क्या होते हैं। टैक्सेस आर कंपलसरी पेमेंट दैट पीपल गिव टू द गवर्नमेंट। एक कंपलसरी पेमेंट होता है, ये नहीं होता है ऑप्शन है आपके पास कि टैक्स का पेमेंट करें या ना करें। समझ रहे हैं? एक कंपलसरी पेमेंट है, मतलब आपके ऊपर अगर टैक्स लगा है तो आपको देना ही देना पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इसको स्किप कर सकें। Nobody really likes to paying taxes, but it is necessary for country to run properly. किसी को भी टैक्स नहीं पसंद है, लेकिन कंट्री को प्रॉपरली रन करने के लिए, बेसिक नीड्स को पूरा अपनी करने के लिए टैक्सेस हमको पे करना पड़ता है। उन्हीं टैक्सेस का यूज़ करके गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट जो है आपको सुविधाएं प्रोवाइड करती है। जैसे पार्क, रोड, आप चलते हैं, रोड पे चलेंगे तो टोल्स आते हैं, टोल्स पे टैक्स देते हो। वो टैक्स किस लिए लिया जाता है कि इतनी अच्छी रोड पे तुम चल रहे हो, उसका पैसा दो हमें, जिससे कि इस रोड में जो गड्ढे हों आगे चल के वो हम इनमें भर सकें, या फिर रोड की एक जो है लाइफ होती है, समझ रहे हो? उस लाइफ के बाद वो रोड खराब हो जाती है, फिर से बनती है, तो जब फिर से बनेगी तो पैसा कहाँ से आएगा? आप ही लोगों से लेंगे। वो टोल का जो कलेक्शन होता है उसी से रोड वगैरह बनती है, वो सब गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट के फंड्स में जाती है। द गवर्नमेंट कैन टैक्स योर इनकम, जो भी आप कमा रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हो चाहे बिजनेस कर रहे हो, समझ रहे हो? दोनों पे टैक्स लगेगा। किसी भी प्रकार की कोई भी इनकम जनरेट कर रहे हो, गवर्नमेंट कहती है अगर मर्डर करके भी कोई इनकम लाए हो तो उस पर भी तुम टैक्स डिक्लेयर करो कि इनकम कहाँ से आई है। टैक्स दे दो, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, उसके बाद हम इन्फॉर्म कर देंगे पुलिस को, वो निपटेगी आपसे, लेकिन टैक्स दे देना उसको। मतलब किसी भी प्रकार से, किसी भी सोर्स से, कहीं से भी इनकम आई हो, आपको पैसा देना पड़ेगा। बिजनेस पे प्रॉफिट्स वगैरह आ रहे हैं, अच्छा लॉस पे कोई आपका टैक्स नहीं पड़ता है। गवर्नमेंट कहती है जब तुम कमाओ तो हमको भी कमाओ, अगर तुम नहीं कमा रहे हो तो टैक्स पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लॉसेस पे किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता है। प्रॉपर्टी या वेल्थ, अब देखो प्रॉपर्टी वगैरह खरीदते हो तो कहते नहीं स्टैम्प ड्यूटी इस समय बहुत महंगी है, कहते नहीं कि जो है 50 लाख की तो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, 3-4 लाख के तो स्टैम्प हुए जा रहे हैं, बोलते हैं, तो क्या है स्टैम्प टैक्स है, समझ रहे हो? तो इस पे ना तो हमारा इनकम टैक्स लगता है, ना तो जीएसटी लगता है। इस जो प्रॉपर्टी वगैरह होती हैं इन पे जो है स्टैम्प ड्यूटी एक्ट लगता है, समझ रहे हो? तो स्टैम्प के अकॉर्डिंग जो वैल्यूएशन होती है प्रॉपर्टी की, उसके अकॉर्डिंग इस पे टैक्स लगता है। गुड्स एंड सर्विसेज जो जीएसटी होती है, गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे हम आपको सर्विस दे रहे हैं टीचिंग वाली, इस पे भी जीएसटी लगता है। नीचे गए शॉप पे आपने एक पेन खरीदा, उसमें प्राइस लिखा है 10 रुपीज़ और ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, उस पर जीएसटी वीएसटी सब लगा हुआ है, लगाने के बाद आपको प्राइस 10 रुपये दिख रहा है, समझ रहे हो हमारी बात? तो जो भी गुड्स आप परचेज कर रहे हैं मार्केट से, एक 5 रुपए का पार्ले जी का बिस्किट भी लिया है अगर, उस पर भी आप जीएसटी पे कर रहे हैं, समझ में आया? चाहे आप वो चीज़ खरीदें, चाहे कोई बहुत ही गरीब खरीदे, चाहे कोई बहुत ही अमीर खरीदे, किसी को इस टैक्स से एग्जम्पशन नहीं है जीएसटी वाले, समझ में आया? अब यहाँ पे बात करते हैं वाई टैक्स इज इंपॉर्टेंट। टू प्रोवाइड बेसिक सर्विसेज, बेसिक सर्विसेज जैसे कि द गवर्नमेंट यूजेस टैक्स मनी टू प्रोवाइड सर्विसेज लाइक हॉस्पिटल, स्कूल्स, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, फायर स्टेशन, पुलिस, कोर्ट एंड डिजास्टर हेल्प। ये सब हम बता चुके हैं अभी कि बेसिक फैसिलिटीज़, जो बेसिक सर्विसेज एक सोसाइटी में चाहिए, वो सारी गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। दूसरा, टू सपोर्ट लोकल गवर्नमेंट्स। अब लोकल गवर्नमेंट जो है, जैसे कि नगर निगम है, आपके गांव में पंचायत होती है, प्रधान होते हैं, सुना है? प्रधान के पास भी फंड आता है, पैसा आता है, कहाँ से आएगा?
सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से। और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा? टैक्सेस से। तो जो टैक्सेस से पैसा आता है वो गांव में, छोटे छोटे कस्बों में, समझ रहे हो, शहरों में जो लोकल बॉडीज होती हैं, नगर निगम होता है, गांव की जो प्रधान वाला सिस्टम होता है गांव में, वहां पे वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है उनके यूजेस के हिसाब से, उनके बजट के हिसाब से। लोकल बॉडीज लाइक विलेज पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज, ब्लॉक ऑफिसेज गेट फंड फ्रॉम द गवर्नमेंट विच कम्स फ्रॉम टैक्सेस, जो कि टैक्सेस से आते हैं, इनको फंड्स मिलते हैं। टू प्रोटेक्ट अस, अभी पाकिस्तान गोलियां चलाने लगे हम लोगों के ऊपर, हम लोगों के पास जवाब देने के लिए कुछ है ही नहीं, तो हम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए भी पैसा चाहिए। जो आर्मी वाले होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, इनको सैलरी मिलती है, कहाँ से आएगी? हम लोगों के टैक्सेस से। से मूवीज़ में तुम लोगों ने सुना नहीं है कि हम जो टैक्सेस देते हैं उससे तुम्हें सैलरी मिलती है, ऐसे करके काफ़ी डायलॉग सुने होंगे। द गवर्नमेंट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फॉरेन थ्रेट्स, इंटरनल वायलेंस एंड अदर डेंजर्स। फॉरेन थ्रेट्स हो गए, कोई फॉरेन में थ्रेट्स आपको दे रहा, धमकी वगैरह दे रहा। इंटरनल वायलेंस हो गया, जो है इंटरनल वायलेंस का मतलब है अंदर ही शहर में लड़ाई हो रही, देश के अंदर लड़ाई हो रही, तो पुलिस वगैरह हैंडल करती है। अदर डेंजरस हो रहे हैं कोई, टैक्सेस हेल्प्स फंड्स आर्मी, पुलिस एंड इमरजेंसी सर्विसेज, इनको सबको फंड करती हैं। समझ में आया? हु मैनेज टैक्स, टैक्स को कौन मैनेज करता है, इसके लिए भी कोई अथॉरिटी होनी चाहिए, ठीक है। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स लॉ इज हैंडल्ड बाय टू मेन बोर्ड्स अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट। सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट है 1963, इसके अंडर दो बॉडीज आती हैं, सीबीडीटी और सीबीआईसी। सीबीडीटी का क्या मतलब होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। जितना भी इनकम टैक्स वाला काम होता है वो सारा ये वाला बोर्ड हैंडल करती है, सीबीडीटी जिसको बोलते हैं, समझे? अब सीबीआईसी ये हम लोगों का है, जो हम लोग अपने सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। ये जितने भी जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, जीएसटी एंड कस्टम वाले चीज़ें होती हैं, इन पे सब पे जितनी जो बोर्ड होता है जो सब चीज़ों को रेगुलेट करता है, वो सीबीआईसी। दो बॉडीज़ हैं। समझ में आया? क्लियर? तो एक बार यहाँ तक रीड कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से पढ़ना। अभी हमने क्या क्या पढ़ा? व्हाट इज टैक्स, इंपॉर्टेंट क्यों है, और बोर्ड कौन कौन से। अभी तक जितना पढ़ा उसमें से एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, लेकिन समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ लिया? अब दो टैक्सेस होते हैं, जैसे कि अभी हम लोग डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे थे। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? आप कोई इनकम कमा रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, और या फिर आपका बिजनेस में कोई प्रॉफिट वगैरह हो रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? डायरेक्टली आपको रीच करती है, डायरेक्टली आपसे जो टैक्सेस लेती है उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स। अब कहोगे सर गवर्नमेंट डायरेक्टली कैसे लेती है टैक्स?
आपने पूरे साल जो इनकम कमाई है उस इनकम पे कहती है आप आईटीआर भरिए। आईटीआर बोलते हैं इनकम टैक्स रिटर्न। अब ये क्या होता है, इसमें आप जो आपका प्रीवियस ईयर है उसकी जो भी इनकम है वो डिक्लेयर करते हैं। जैसे कि हम अभी हमारा कौन सा ईयर चल रहा है 26, अभी ये 31 मार्च हो जाएगा, तो ये जो हमारा 31 मार्च के बाद हमारी आईटीआर की डेट्स आएंगी जुलाई वगैरह में, जून जुलाई से स्टार्ट होंगी। तो वहाँ पे हम जो हमारा 1 अप्रैल 2026 से 2025 से लेके 31 मार्च 2026 की जो हमारी इनकम होगी एक साल की फाइनेंशियल ईयर की, उस इनकम का जो स्टेटमेंट है वो हम यहाँ पे देंगे, इनकम टैक्स रिटर्न। समझ रहे हो? तो ये डायरेक्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डील करती है इसमें। तो इसमें जो भी टैक्स वगैरह आपका बनता है वो आप पे करते हैं। समझ रहे हो? तो ये किसको डायरेक्टली गवर्नमेंट को पेमेंट होता है। अब दूसरी बात करें, इसको डायरेक्ट टैक्स की हमने खाली मीनिंग बताई, क्योंकि हमको लोगों को पढ़ना क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स वाला जो डिटेल में लेक्चर होगा वो अमित सर की क्लास में होगा। डिटेल में मतलब इनडायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है उसमें पूरी। समझ लो हमने क्या किया है कि हमने एक बेसिक मीनिंग तुमको बताई है कि कैसे इसमें हम लोग डील करते हैं। क्लियर? बाकी हम लोग मेन फोकस किस पे रखेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे, क्योंकि वही पढ़ना है हम लोगों को। क्लियर? कुछ ना समझ में आए तो पूछ लेना। अब हम लोग बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन की। ध्यान से समझना। अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, कस्टमर है, गवर्नमेंट है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो इनडायरेक्ट टैक्स लगता है ये मेनली गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। जो गुड्स एंड सर्विसेज एक सप्लायर कस्टमर को दे रहा है। कस्टमर है तो डायरेक्ट गवर्नमेंट तो सेल परचेज नहीं कर रही होगी, कोई ना कोई एक बंदा इन्वॉल्व होगा यहाँ पे, जिसको हम क्या बोलेंगे, सप्लायर बोलेंगे, जो सप्लाई करेगा। या फिर इसको हम सेलर भी बोल सकते हैं, और इसको बायर भी बोल सकते हैं। क्लियर? तो मान लो ये कोई भी प्रोडक्ट, मान लो हम एज्यूम करते हैं कि 10 रुपए का ये पार्ले जी आपको देता है। 10 रुपए का ये आपको पार्ले जी देगा, आप इसको 10 रुपए देंगे। दोनों तरफ से कुछ ना कुछ आ जा रहा है। अब जो 10 रुपए का पार्ले जी जा रहा है इस पर कुछ ना कुछ टैक्स होगा। इस पे कोई भी एमआरपी लिखी होती है तो उस पे लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, लिखा होता है। तो जितने भी गुड्स आप परचेज करते हैं उन सब पे जीएसटी लगता है। क्लियर? उन सब पे जीएसटी लगता है। तो इस 10 रुपए का जो पार्ले जी का टैक्स है ये तो सेलर को जा रहा है, गवर्नमेंट को जा रहा है, डायरेक्टली नहीं जा रहा है ना, ये सेलर का जा रहा है, क्योंकि सेलर को आपने 10 रुपए डायरेक्टली दिए। उसके बाद क्या करेगा सेलर, अपना जो मंथली स्टेटमेंट है वो गवर्नमेंट को डिक्लेयर करता है कि एक महीने में हमारी इतनी सेल हुई। समझ में आया? एक महीने में हमारी फॉर सपोज 5 लाख की सेल हुई, तो 5 लाख पे जो टैक्स होता है वो हम आपको पे कर देंगे। समझ में आया? ये कौन पे करेगा, सेलर किसको पे करेगा? क्या सेलर एक्चुअली में टैक्स पे कर रहा है? टैक्स कौन पे कर रहा है? एक्चुअल बर्डन जो है वो तो बायर के ऊपर आ रहा है। सेलर तो मीडिएटर है, जो कि बायर ने जो टैक्स पे किया है वो टैक्स गवर्नमेंट को दे रहा है। यही तो काम हो रहा है कि कस्टमर ने 10 रुपए, मान लो हम यहाँ पे बाइफरकेट कर देते हैं 10 रुपए को, कि 9 रुपए उसमें पार्ले जी के हैं प्लस 1 रुपीज किसका है, टैक्स का। क्लियर? तो 9 प्लस 1 रुपए मिला के सेलर को दिया गया, और सेलर ने 10 रुपए के ऊपर जो टैक्स लग रहा है, जो 1 रुपए वाला टैक्स था, वो 1 रुपए गवर्नमेंट को पे कर दिया सेलर ने। लेकिन वो हर ट्रांजेक्शन पे नहीं करता है कि पार्ले जी तुम्हारा बिका, लो गवर्नमेंट को पे कर दिया 1 रुपए, फिर तो बहुत झंझटी काम हो जाएगा।
इसीलिए मंथली क्वार्टरली स्टेटमेंट जाते हैं। मंथली का मतलब मंथली अपनी सेल डिक्लेयर करनी होती है, क्वार्टरली का मतलब 3 महीने पे अपनी सेल डिक्लेयर करनी होती है। ये हर केस में अलग अलग होता है, जिस टाइप का बिजनेस है, जिस टाइप का पर्सन है रजिस्टर्ड, उस हिसाब से काम होते हैं। समझ में आया? यहाँ कोई दिक्कत? पक्का? तो अगर हम लोग देखें तो इसको किस लिए इनडायरेक्ट टैक्स कहा गया है? बर्डन किसी और पे आता है और पे कोई और करता है, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोला गया है कि ये डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं होता है। अगर यही काम बायर टू गवर्नमेंट हो जाता डायरेक्टली तो इसको भी हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इसको हम इनडायरेक्ट टैक्स क्यों बोलते हैं? इसीलिए क्योंकि बीच में एक पार्टी है जो हमसे पैसा कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करती है। क्लियर? तो आई थिंक डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में जो मेजर डिफरेंस था वो क्लियर हो गया होगा। तो यहां पे अब आया है इनडायरेक्ट टैक्सेस। एंड इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स दैट इज चार्ज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। कह रहे जितनी भी गुड्स हैं और जितनी भी सर्विसेज हैं सब पे टैक्स लगता है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, इस पे भी जीएसटी लगता है। पढ़ाने के साथ साथ आपको बुक्स भी मिलती है, इस पे भी जीएसटी लगता है, क्योंकि इसमें गुड्स भी दे रहे हैं एंड सर्विसेज भी दे रहे हैं। दोनों चीजें हो रही हैं, दोनों काम हो रहे हैं। यू पे इट व्हेन यू बाई सेल इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अगर आप बाई करते हैं, सेल करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, सीधी सी बात भाषा में बोले तो अगर आप सप्लाई करते हैं गुड्स का, सप्लाई का मतलब चाहे बाई करें, सेल करें, इंपोर्ट करें, एक्सपोर्ट करें, कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिससे गुड्स आपका ओनरशिप चेंज हो रही है, मूवमेंट कर रहा है गुड्स, तो उसको हम लोग सप्लाई बोलेंगे और उस पर जीएसटी लग जाएगा। और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एग्जांपल इंक्लूड जीएसटी, कस्टम ड्यूटीज, एक्साइज ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, एक देश से दूसरे देश में सामान भेज रहे हो, एक देश से दूसरे देश में मंगा रहे हो, तब आपकी कस्टम ड्यूटीज और एक्साइज ड्यूटीज लगती है। समझ में आया? अब हम लोग बात करते हैं फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स क्या है इसमें? टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। सबसे पहला फीचर्स कि गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स लगता है इसमें, बाकी किसी चीज पे नहीं लगता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर चार्ज व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर सप्लाइड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग, इंपोर्टिंग, एक्सपोर्टिंग। कह रहे हैं टैक्स तभी लगेगा जब गुड्स सप्लाई होंगे, एक जगह पे रखे हुए साल 2 साल 5 साल रखे सड़ जाए, टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स तभी लगेगा जब वो सप्लाई हो रही है, मतलब आगे बढ़ रही है, मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर जाए, होलसेलर टू रिटेलर जाए, हर एक स्टेज पे टैक्स लगेगा। समझ में आया? मैन्युफैक्चरिंग हो रही, सेलिंग हो रही, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, इन सब पे टैक्स आपका लगता है। बर्डन शिफ्टेड टू बायर। इनडायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन है वो किसके ऊपर आता है? बायर के ऊपर आता है। बायर ही तो पे करता है। अभी हमने एग्जांपल में बताया था 9 रुपए प्लस 1 रुपए जीएसटी कौन पे कर रहा था? बायर कर रहा था। किसको? सेलर को। सेलर बाद में गवर्नमेंट को पे कर रहा था टैक्स। तो बर्डन किसके ऊपर आ रहा था? बायर के ऊपर। इवन थ्रो द सेलर पेज द टैक्स टू द गवर्नमेंट। सेलर पे करता है गवर्नमेंट को टैक्स, लेकिन द बायर इज वन हु एक्चुअली बियर द कॉस्ट। मेन तो बायर ही होता है जो एक्चुअली कॉस्ट को बियर करता है गुड्स की। बिकॉज द टैक्स इज इंक्लूडेड इन द प्राइस, क्योंकि वो जो टैक्स है वो प्राइस में इंक्लूडेड रहता है। जैसे हमने बताया था अभी कि 10 रुपए में जो प्राइस है, एमआरपी है, उसमें सारे टैक्सेस आपके इंक्लूडेड रहेंगे। क्लियर? सो द टैक्स बर्डन इज पास्ड ऑन द फाइनल कंज्यूमर। जो फाइनल कंज्यूमर होता है, जो है गुड्स को कंज्यूम करता है, उसके ऊपर वो जो है जो बर्डन है वो पास होता है। अच्छा, जब तक हम गुड्स को कंज्यूम नहीं करेंगे तब तक टैक्स नहीं लगेगा? पक्का? जो कहते हैं जो फाइनल बर्डन है, जो टैक्स का बर्डन है, वो आपका जाता है फाइनल कंज्यूमर पे, लेकिन टैक्स जो लगता है वो हर स्टेज पे लगता है। बर्डन का मतलब है एक्चुअली जो पे करेगा वो फाइनल कंज्यूमर करेगा। अभी ये तुमको समझ में आएगा, पूरा हम प्रोसेस एक बताएंगे उससे। क्या लिखा है थर्ड पॉइंट में?
इसका क्या मतलब? अभी हमने बताया कि 9 रुपए मान लो पार्ले जी का प्राइस था, 1 रुपए गवर्नमेंट ने टैक्स लगा के इसका प्राइस बढ़ा दिया। अगर टैक्स ना लगता तो इसका प्राइस कम होता। तो इसकी वजह से क्या होता है? इन्फ्लेशन हो जाता है। इन्फ्लेशन का मतलब प्राइजेस बढ़ जाते हैं। वही चीज लिखी हुई है, सिंस टैक्स इज एडेड इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्राइस इंक्रीज विच कैन लीड टू द इन्फ्लेशन। हेल्प सोशल वेलफेयर, द गवर्नमेंट कैन चार्ज हाइयर टैक्स ऑन हार्मफुल गुड्स, जिनको सिन गुड्स बोला जाता है, जैसे सिगरेट हो गया, अल्कोहल हो गया, इन पे हाई टैक्स लगते होंगे, सुना भी होगा तुम लोगों ने। मेन गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू। गवर्नमेंट चाहती है कि पब्लिक कम कंज्यूम करे, इसीलिए इस पे ज़्यादा टैक्सेस लगाती है। लेकिन जितने ज़्यादा टैक्सेस उतना ज़्यादा कंजम्पशन बढ़ता है इसका। टू रिड्यूस देयर यूजेस एंड प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसके यूज को रिड्यूस करने के लिए इस पे हाइयर टैक्सेस लगाए जाते हैं, मतलब इसको और महंगा किया जाता है। वाइडर टैक्स बेस, अब देखोगे इनडायरेक्ट टैक्सेस में ऑलमोस्ट सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड हो जाते हैं। तो अगर देखोगे एक वाइडर टैक्स बेस आया हुआ, वाइडर टैक्स बेस का मतलब हम अगर मान लो ये कंप्यूटर रखा है, माइक रखा हुआ है, इसको खरीद रहे हैं, इस पे भी जीएसटी लग रहा है। ये बॉटल रखी हुई है, इसको खरीद रहे हैं, इस पे भी जीएसटी लग रहा है, लग रहा है। ये कपड़े पहने हुए हैं, इसको खरीद रहे हैं, इस पे भी जीएसटी लग रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीजें गुड्स की डिफिनेशन में कवर हो जाती हैं। ये चश्मा पहने हुए, चश्मे पे भी जीएसटी लग रहा है, बिल बनवा रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हो, उस पे भी जीएसटी लग रहा है। किताबें खरीद रहे हो, उस पे भी जीएसटी लग रहा है। ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर हो रही हैं। कोई सर्विस ले रहे हो, अभी तुमने ओला बुक किया, पे प्राइस उसका पे किया, उस पे भी जीएसटी लग रहा है। वो तो सर्विस ले रहे हो ना, गुड्स नहीं है किसी प्रकार की, सर्विस है, उस पे भी जीएसटी लग रहा है। कार सर्विस कराने गए, जो सर्विस चार्ज आपका पूरा बना, उस पे भी जीएसटी लग रहा है। देखना, कभी नोटिस करना। तो एक वाइडर टैक्स बेस है, मतलब जो भी आप डे टू डे में यूज करेंगे सब पे जीएसटी लगेगा। सुबह से उठने से लेके रात के सोने तक जो भी प्रोडक्ट्स यूज करते हो सब पे जीएसटी लगता है। सुबह उठते ही सबसे पहले क्या, ब्रश, जीएसटी ब्रश पे भी लगता है। मंजन पे भी जीएसटी लगता है तुम्हारा, कोलगेट। उसके बाद उठ के चाय कॉफी, उस पे भी जीएसटी लगता है, समझे। उसके साथ कुछ बिस्किट ये सब खाते होगे, उस पे भी जीएसटी लगता है। जो दूध आता है पैकेट वाला, उस पे भी जीएसटी लगता है, जो चाय में पड़ेगा। चीनी जो पैकेट वाली आती है, उस पे भी जीएसटी लगता है। समझ में आया? तो एक वाइडर टैक्स बेस है। रात में सोने तक तुम यहां से आते हो, मान लो अगर क्या बोलते हैं स्कूटी, या इससे स्कूटी जो खरीदी होगी, स्कूटी पे भी टैक्स लगा होगा। तुम लोग अभी सुने नहीं थे कि जीएसटी के रेट कम होने की वजह से गाड़ियां सस्ती हो गई थोड़ी सी हुई, तो गाड़ियों पे भी जीएसटी लगता है। वो टैक्स का कितना ज्यादा फर्क आता है। गाड़ियों में मान लो 10-10, 20-20 हजार रुपए, 1 लाख की गाड़ी अगर है तो 10,000 रुपए उसमें कम हुए थे ऑलमोस्ट। समझ रहे हो? ऐसे करके जीएसटी अगर मान लो हटा दी जाए या कम कर दी जाए तो गुड्स का जो प्राइस है वो कम हो जाता है। क्लियर? तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, वाइडर टैक्स बेस। तो वाइडर टैक्स बेस हमने बता दिया कि हर चीज पे जो है टैक्स लग रहा है, गुड्स जीएसटी हर जगह है। इवन स्मॉल ट्रांजेक्शन, सो मोर पीपल एंड अप पेइंग इनडायरेक्ट टैक्स कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्स। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स कम लोग पे करते हैं, क्यों? डायरेक्ट टैक्स में एक एग्जेम्पशन लिमिट होती है कि अगर हम नॉर्मली तुमको बता रहे हैं, अगर तुम्हारी इनकम 3 लाख से नीचे है एनुअली, ठीक है, तो तुमको आईटीआर भरने की नीड ही नहीं। अगर तुम्हारी इनकम 3 लाख से नीचे है, तुमको आईटीआर ही, इनकम टैक्स रिटर्न ही नहीं भरना है। तेरे गरीब आदमी कहाँ झमेले में पड़ेगा, कंप्यूटर पे कहाँ बैठेगा, जिसकी इनकम 3 लाख से नीचे है। 3 लाख से ऊपर है तो आईटीआर भरोगे, लेकिन टैक्स तब भी नहीं दोगे। टैक्स कब दोगे? जब 12 लाख से ऊपर इनकम होगी। तो अगर देखोगे डायरेक्ट टैक्स का जो बेस है वो उतना वाइडर नहीं है, नैरो है, कि उसमें केवल बड़े लोग फंसेंगे, जिनके पास 12 लाख से ऊपर इनकम है, केवल वही लोग कवर होंगे।
झोपड़पट्टी ऐसे तिरपाल तान के रह रहा है रोड के किनारे। उसने एक पैकेट शक्कर खरीदी और कोलगेट खरीदा एक डिब्बा, उसमें भी उसको जीएसटी लग रहा है। जीएसटी तो वो भी पे कर रहा है, क्या वो इनकम टैक्स पे कर रहा है? नहीं। तो जीएसटी देखोगे, इनडायरेक्ट टैक्स देखोगे तो वाइडर है इनकम टैक्स के मुकाबले में। और अगर हम बात करें और हर आदमी इसको जो है पे करता है। समझ में आ गया होगा। रिग्रेसिव इन नेचर, रिग्रेसिव का क्या मतलब? रिच और पुअर सब पे एक जैसा लगता है। ऐसा नहीं कहते हैं कि तुम ज्यादा कमा रहे हो तो तुम ज्यादा जीएसटी दो, कोलगेट तुम्हें जो है 100 रुपीज का नहीं 110 का पड़ेगा, ऐसा कोई बोलता है? कोई भी जाके ले ले, एक छोटा सा बच्चा लेगा जो जिसके पास 100 ही रुपए केवल होंगे कोलगेट खरीदने के लिए, उसको भी 100 का ही मिलेगा। कोई 1 लाख रुपए लेके जाएगा, उसको भी 100 का ही मिलेगा। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है यहाँ पे। दिस कैन बी अनफेयर टू पुअर पीपल, ये पुअर के लिए अनफेयर है, उनको कुछ एग्जेंशन वगैरह मिलनी चाहिए गरीबों को। एज दे स्पेंड अ लार्ज शेयर ऑफ देयर इनकम ऑन सच टैक्सेस, वो अपने इनकम का एक लार्ज शेयर आप जो है जीएसटी में, टैक्सेस में वो लोग पे करते हैं। नो डायरेक्ट पिंच, द सेलर डज नॉट फील द बर्डन बिकॉज दे कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द बायर एंड पास टू द गवर्नमेंट। मतलब सेलर के पास कोई डायरेक्ट बर्डन नहीं पड़ता है। सेलर क्या करता है, बायर से लेता है और गवर्नमेंट को पे कर देता है। सेलर के ऊपर कोई डायरेक्ट बर्डन है? और बायर को भी बर्डन नहीं लगता है, कहता है गुड्स 10 रुपए का, वो ये नहीं थोड़ा ना कहता है गुड्स 9 रुपए का है 1 रुपए जीएसटी, ऐसे कभी सोचते हो? नहीं, 10 ही रुपए का है, पेन 10 ही रुपए का मिलता है। पापा पूछते पेन कितने का मिलेगा? 10 रुपए का। ये थोड़ा ना कहते हो 9 रुपए का है और 1 रुपए जीएसटी लगेगा, ऐसे बोला है कभी? नहीं बोलते। द सेलर डज नॉट फील बर्डन बिकॉज दे कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द बायर एंड pass it to the government. The buyer pays the tax without even realizing it. बायर को रियलाइज भी नहीं होता है क्योंकि वो उसके प्राइस में इंक्लूडेड रहता है। जैसे कि तुम मॉल गए, मॉल पे लिखा है 999 का कोई शर्ट, 999 का शर्ट, तो तुमको पता है जो 999 का प्राइस दिया हुआ है उसमें लिखा होता है। दो टाइप के मॉल्स होते हैं, एक मॉल में होगा नीचे ब्रैकेट में लिखा होगा इंक्लूडेड जीएसटी, मतलब 999 में प्राइस आपका जीएसटी का है जो इंक्लूडेड है, उस 999 में ही आपको जीएसटी का प्राइस पूरा इंक्लूडेड है। तो आपकी जो बिलिंग होगी वो देखना, कभी कभी होता है 950 रुपीज का शर्ट है प्लस इस पे CGST SGST ऐसे करके लग रहा है 50 रुपीज का, ऐसे देखा होगा जो इनवाइस होता है। ये वाला फैन भी ऑन कर देना जरा, तो कोई दिक्कत तो नहीं, तो चिंता ना करो, बस 1-2 दिन एसी चलने लगेगी, समझे? गर्मी लग रही ना, समझ गए। हाँ, तो अगर हम बात करें, क्या बात कर रहे थे हम? मॉल्स में, ठीक है। और दूसरे टाइप के मॉल होते हैं जिनमें लिखा होता है 999 प्लस जीएसटी, जीएसटी इसमें इंक्लूडेड नहीं है, एक्सक्लूडेड जीएसटी रहती है। तो उसमें देखोगे कभी कभी तुमने देखा होगा 99 की टी शर्ट होती है या 999 की टी शर्ट होती है, वो मिलती है 107 रुपए की, होता है ऐसा, उस पर जीएसटी लग जाता है, जीएसटी इंक्लूड हो जाता है। ऐसा हुआ होगा मॉल्स में कि प्राइस दिख रहा है 3999 या 399, ठीक है, टी शर्ट का, और मिल रही 400 कुछ रुपए की, जीएसटी वगैरह लग के। तो दो टाइप के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, समझ में आया? इसको पढ़ लो, फिर हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस क्या है। और आईडीटी में जिसने भी थ्योरी को इग्नोर किया जरा सा भी, वो गया। ये 2 चैप्टर की एक एक लाइन तुमको रटी हुई होनी चाहिए, समझी हुई नहीं, समझ के बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए। इसमें गलती कर दी तो अपनी जीवन की सबसे बड़ी गलती करोगे इन 2 चैप्टर्स में, अगर इसमें तुमने जरा सी भी इधर उधर तुमने कुछ किया।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहले मीनिंग, जो इनकम टैक्स है वो किस पे लगता है? इनकम या फिर वेल्थ पे, पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे किया जाता है डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है? गुड्स एंड सर्विसेज पे, हाँ, जिनको आप बाई करते हैं। और अगर इसको देखा जाए तो इनडायरेक्टली पे किया जाता है किसके थ्रू? सेलर के थ्रू। मतलब अगर देखोगे इसमें केवल दो पार्टीज होती हैं, एक कस्टमर और दूसरी गवर्नमेंट। इसमें तीन पार्टी होती है, एक बायर और एक सेलर और एक कस्टमर। बायर जो है टैक्स सेलर को पे करता है और सेलर गवर्नमेंट को पे करता है। यही तो बात हो रही है। ये प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है। कौन? डायरेक्ट टैक्स। जितना ज्यादा पैसा है उतना ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? जैसे स्लैब बनते हैं, स्लैब किनको बोलते हैं? अगर आपकी 0 से 3 लाख की इनकम है, ठीक है, हम ऐसे ही रफली बता रहे हैं, तो आपको आपकी इनकम पे 5% टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर 3 से 6 लाख की इनकम के बीच में जा रहे हो तो यही टैक्स 10% हो जाएगा। अगर 6 से 9 लाख के बीच में आ जा रहे हो तो यही टैक्स 15% हो जाएगा। अगर 9 से 12 लाख पे जा रहे हो तो यही 20% हो जाएगा। और अगर 12 लाख के बियॉन्ड जा रहे हो, एबव 12 लाख, तो फ्लैट 30% टैक्स लगेगा। समझ में आया? मतलब अगर आप 3 लाख कमा रहे हो, 3 लाख से ऊपर कमा रहे हो तो आपका 5% लगेगा। अगर 3 से 6 तो 10% लगेगा। मतलब अगर देखो तो जितना ज्यादा पैसा कमाओगे उतना ज्यादा टैक्स आपके ऊपर लगता जाएगा। हो रहा है ऐसा? तो ये क्या है? प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव का मतलब रिच पीपल ज्यादा पे करेंगे, पुअर पीपल जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा टैक्स, जितना कम पैसा उतना कम टैक्स। ये रिग्रेसिव है। रिग्रेसिव का मतलब एवरीवन सेम रेट से इसको पे करेगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है जीएसटी में, इनडायरेक्ट टैक्सेशन में। इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट, द सेम पर्सन पेज एंड बियर द टैक्स, यू फील द पिंच। मतलब इस डायरेक्ट टैक्स में क्या है? जिस पर्सन के ऊपर टैक्स लग रहा है, कस्टमर, वही पर्सन टैक्स पे भी कर रहा है गवर्नमेंट को। अगर यहां पे देखो, कस्टमर ही तो गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है और कस्टमर के ऊपर ही टैक्स लग रहा था, तो टैक्स जिसके ऊपर लग रहा है और जो पे कर रहा है वो सेम पर्सन है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में देखो, टैक्स लग कस्टमर के ऊपर रहा है लेकिन गवर्नमेंट को कौन पे कर रहा है? सेलर। तो यहां पे देखो तो वन पर्सन कलेक्ट्स बट समवन एल्स पेज। एक पर्सन कलेक्ट करता है, सेलर, लेकिन पे एक्चुअली में कौन करता है? कोई दूसरा बंदा, बायर। एग्जाम्पल, इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, यहां पे जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। क्या लिखा हुआ है? इवेजन कैन बी इजिली अवॉइडेड बाई हाइडिंग इनकम। मान लो हम अपनी इनकम छुपा लें, बता ही नहीं रहे, कैश में ले लें इनकम, गवर्नमेंट को पता चलेगा? मान लो हम कोचिंग से जो फीस होती है कैश में ले लें, ये भी तो हो सकता है। गवर्नमेंट पता कर पाएगी वो कैश? इसी को तो ब्लैक मनी बोलते हैं। हम तुम लोगों से कैश में पैसा ले लें, फीस सारी कैश में ले लें, दिखाएं ही ना, तो हम अपनी इनकम को हाइड कर रहे हैं। तो इसको इवीजन बोला जाता है, टैक्स इवीजन। इजिली इसको हम हाइड कर सकते हैं, लेकिन ये हार्ड टू अवॉइड है। इट्स बिल्ट इनटू द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। अगर जीएसटी देखोगे तो प्राइस के साथ ही आती है, तो इसको हाइड कर ही नहीं सकते हो। 10 रुपए का पेन बिका तो पेन में क्या हाइड करोगे? अगर पेन तुम्हारे पास से बिका है, सेल हुआ है, और अगर तुम सेल नहीं दिखाई, क्वेश्चन आ सकता है कि हमने सेल ही नहीं दिखाई, मतलब तुमको सेल कर लिया, बिल ही नहीं काटा, इनवाइस नहीं काटा, ये भी हो सकता है। समझ लो, इनवाइस नहीं काटा, तुमने परचेज कहीं से किया होगा, परचेज किया होगा ना, सेल करने के लिए परचेज करोगे, तो जहां से परचेज किया होगा वो भी तो रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास होगा। कहेगी तुमने अगर परचेज किया इतना तो तुम्हारे पास स्टॉक दिखाओ, स्टॉक रखा है? कहेगा स्टॉक भी नहीं, तो गया कहाँ? तुमने बेचा है, इसका मतलब। समझ रहे हो ये बात? दो चीजें हैं, अगर सेल डिक्लेयर नहीं किए हो तो स्टॉक में दिखना चाहिए वो आइटम,
स्टॉक में नहीं दिखा है, काम खत्म तुम्हारा, नोटिस आएगी जीएसटी। इन्फ्लेशन, हेल्प रिड्यूस इन्फ्लेशन। इनकम टैक्स को देखो इन्फ्लेशन वगैरह कम करने में मदद करता है, क्योंकि जितना ज़्यादा रिच पीपल उतना ज़्यादा हाई टैक्सेस। कैन कॉज इन्फ्लेशन बाय इंक्रीजिंग प्राइसेस, जीएसटी के रेट बढ़ जाए अभी देखो प्राइसेस सब बढ़ जाएंगे, तो ये इन्फ्लेशन बढ़ाता है, हम ये कह सकते हैं जीएसटी। अभी जीएसटी कह दें कि वॉचेस पे जीएसटी बढ़ रहा है, ऐसे बोल दें 5% से 12% हो जाएगा, वॉचेस के प्राइस बढ़ जाएंगे। मेजर चेंजेस, ये 2-3 हज़ार वाली वॉचेस की बात नहीं कर रहे हैं, वॉचेस की बात कर रहे हैं जो लग्जरी वॉचेस होती हैं उन पे इम्पैक्ट आएगा। 1 करोड़ की घड़ी है, उस पर अगर 5 से 12% हो गया, 7% मतलब 7 लाख रुपए बढ़ गए एक घड़ी पे, समझ रहे हो कितना मेजर इम्पैक्ट आएगा। हु पेज एंड कलेक्ट टैक्सेस, सम पर्सन पेज एंड सेम पर्सन जो है टैक्स पे करता है और उसी के ऊपर टैक्स लगता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कंज्यूमर पे कर सकता है बट सेलर कलेक्ट करता है एंड पे करता है किसको, गवर्नमेंट को। बर्डन किसके ऊपर, कैन नॉट बी शिफ्टेड टू एनीवन एल्स। बर्डन का मतलब क्या होता है कि जिसके ऊपर लग रहा है वही पे करेगा, इसको बर्डन आप शिफ्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे बर्डन शिफ्ट हो जाता है सेलर टू बायर, क्योंकि एक्चुअली में बायर ही पे करता है। इवेंट व्हेन पर्सन अर्न अ टैक्सेबल इनकम, मतलब टैक्स कब लगता है यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स में, जब आप कोई टैक्सेबल इनकम अर्न करते हैं, मतलब जब पैसा कमाओगे तभी जीएसटी लगेगा। हम कहें हमारी इनकम ही नहीं कोई, तो क्या जीएसटी इनकम टैक्स लगेगा हमारे ऊपर? हम कहें हमारी इनकम ही नहीं है, हम कुछ कमा ही नहीं रहे हैं, बेरोजगार हैं हम, लगेगा टैक्स हमारे ऊपर? नहीं लगेगा। When goods and services are supplied और consumed, गुड्स एंड सर्विसेज या तो सप्लाई करोगे या तो कंज्यूम करोगे, अगर फाइनल कंज्यूमर हो तब भी जीएसटी लगेगा, अगर बीच में आप सप्लायर वगैरह हो तब भी जीएसटी लगेगा। अभी सप्लायर वाला केस समझाएंगे। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत? तो इतना पढ़ो पहले, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। क्या चीज़? कांस्टेंट यहाँ पे ऐसा मतलब नहीं है। प्रोग्रेसिव का मतलब जितना ज़्यादा कमाओगे उतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, रिग्रेसिव का मतलब सेम रेट पे देना पड़ता है हर इंसान। जीएसटी के जितने भी रेट्स होते हैं वो सब पे एक जैसे अप्लीकेबल होते हैं। जैसे आईफोन पे 18% जीएसटी लगता है, तो हम लेने जाए हमें भी उतना पड़ेगा, कोई झोपड़पट्टी वाला इंसान लेने जाए उसको भी उतने का पड़ेगा, या अंबानी जी लेने जाए उनको भी उतना पड़ेगा। कोई डिस्क्रिमिनेशन होगा? बस यही समझाना था। बैकग्राउंड ऑफ ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी के पहले का क्या बैकग्राउंड था, ये एग्ज़ाम में आने के चांसेस 4-5% होंगे इसके, ठीक है? नहीं आएगा समझ में, अभी हम देख रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं। अब रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पहले जैसे तुम लोगों को पता था कि इनडायरेक्ट टैक्स 2017 में आया, अभी हम इसके ऊपर बात करेंगे, ये मत समझो कि सर ने बताया ही नहीं कि जीएसटी कब आया। अभी हम लोग जीएसटी वाले चैप्टर पे नहीं आए हैं, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में, ठीक है? तो रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रोल था इनडायरेक्ट टैक्सेशन का, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं।
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट लॉ इन द कंट्री, मतलब भारत का संविधान जो है ये हाईएस्ट लॉ है, इससे ऊपर कोई लॉ नहीं है, ये माना जाता है। एनी टैक्स दैट गोज अगेंस्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसीडर्ड इनवैलिड और इलीगल। अगर संविधान के विरुद्ध कोई लॉ पास किया जाता है तो उसको इनलीगल माना जाता है, इनवैलिडेट कर दिया जाता है, मतलब वो लागू नहीं हो पाता है। अगर संविधान में कोई लॉ को लाने का लिखा हुआ है कि ये लॉ नहीं आ सकता है तो उस लॉ को आप ला नहीं सकते अनलेस अल्टिल आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करें। समझ रहे हैं? अगर कोई लॉ लाना है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा, मतलब भारत के संविधान को हल्का सा चेंज करना पड़ेगा। आर्टिकल 246 ऑफ शेड्यूल 7 डिवाइड लॉ मेकिंग पावर इनटू 3 लिस्ट। आर्टिकल 246 है जो शेड्यूल 7 में दिया गया है, इसमें लॉ मेकिंग पावर को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट का मतलब होता है ऐसी जो है चीजें जिन पे केवल सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन? मोदी जी, वही तो है, सीजी। स्टेट लिस्ट जिसमें केवल स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकता है, मतलब कि योगी जी, हम यूपी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो लोग बाहर से देख रहे हैं ऑनलाइन में, वो ये केवल यूपी स्पेसिफिक बात की जा रही है। अगर आप लोग जिस स्टेट में हैं वहाँ पे आपका सीएम वगैरह बदल जाएगा। एक होता है कॉन्करेंट लिस्ट जहाँ पे बोथ सेंट्रल और जो है स्टेट दोनों लोग मिल के लॉ बनाएंगे। समझ रहे हो? मोदी जी और योगी जी दोनों लोगों का कोलैब हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर? कोलैब तो तुम लोग ज़्यादा अच्छे समझते हो, नहीं समझते हो? समझते हो ना। मेजर टैक्स एंटिटीज बिफोर जीएसटी। अब जीएसटी के पहले कौन कौन सी जो है एंट्रीज थी? यूनियन लिस्ट में अगर देखा जाए सेंट्रल लेवल पे एंट्री नंबर 82 में इनकम टैक्स था, 83 में कस्टम ड्यूटी था, 84 में एक्साइज ड्यूटी था, 86 में वेल्थ था, 92A में सीएसटी था, सेंट्रल टैक्स, 92C में सर्विस टैक्स था, 97 में रेजिडुअल पावर था। मतलब ऐसे करके अगर आप बात की जाए तो एंट्री नंबर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ समझाने वाला नहीं है। एंट्री नंबर 54 में वैट था, वैल्यू एडेड टैक्स जिसको बोलते हैं। एंट्री नंबर 46 में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स था, 60 में प्रोफेशनल टैक्स था, 51 में स्टेट टैक्स था। ये एंट्री एक से दो बार पढ़ लेना, केवल तुमको क्या रहे एंट्री नंबर के सामने वाला जो पॉइंट है वो हल्का सा याद रहे कि एमसीक्यू वगैरह में आए अगर तो लगा लो, बाकी 7 मार्क्स में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। सर फिर आएगा हम बता देंगे, चिंता मत करो। उसके लिए अपनी स्पेशल क्लास होती है एग्ज़ाम से पहले, उसमें पूरा पेपर बता देंगे इनडायरेक्ट टैक्स का। आगे अगर हम बात करें प्रॉब्लम कास्केडिंग इफेक्ट, जिसको हम टैक्स ऑन टैक्स बोलते हैं, चलो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं अभी। तो अगर हम बात करें यहाँ पे दो पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं, एक बिफोर जीएसटी वाला और एक आफ्टर जीएसटी वाला, ठीक है। ये मैन्युफैक्चरर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये होलसेलर है, ये रिटेलर है और देन कस्टमर तक पहुंचेगा सामान, ठीक है। इतने स्टेज होते हैं। मैन्युफैक्चरर ने मान लो कोई गुड्स एक लेते हैं हम लोग, कोई गुड्स बताओ, किसी को कुछ पसंद है? टी शर्ट और कोई बिस्किट, कुछ खाने पीने वाली चीज़ लेते हैं। कुछ और अच्छी बताओ जब खाने पीने वाली लेते हैं। मैगी। इस समय मैगी खाने का बिल्कुल नहीं मन है, इस समय होली का टाइम है तो पेट बिल्कुल है। जूस, लेकिन जूस का वो बिजनेस नहीं बन पाएगा। मान लो रियल फ्रूट जूस होता है,
रियल जूस का पैक है, क्लियर? क्योंकि खुले वाले जूस पे जीएसटी नहीं लगता है, इसीलिए रियल वाला लिया, समझ रहे हो? अगर हम बात करें, मान लो इसका प्राइस आपका 1 लाख रुपए का गुड्स का था मैन्युफैक्चरिंग पे, ठीक है? अब अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे कुछ ना कुछ टैक्स वगैरह लगेगा इनका, कुछ ना कुछ ये लोग प्रॉफिट भी अपना ऐड करेंगे, ये हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे हो सकता है कि 1 लाख रुपए इनके कुछ बॉक्सेस पे आ रहा हो, हम कोई एक जूस के डिब्बे की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर मान लो 10,000 रुपए ये प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, ये पी का मतलब प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, और उस पर ये टैक्स वगैरह लगा रहे हैं। सबसे अगर स्टार्टिंग की बात करें तो यहाँ पे आपका एक्साइज ड्यूटी लगता था, समझ रहे हो? बाहर से मंगा रहे हो, सीएसटी लगता था, समझ रहे हो? सेंट्रल लेवल पे टैक्स लगता था, तो ऐसे करके 2-3 टैक्स लगेंगे इस पे, समझ में आया? तो टैक्स इस पे कैसे लगते थे? मान लो जो भी प्रॉफिट हमने कमाया, प्रॉफिट के बाद में ये 1,10,000 का हुआ, मान लो हमने इस पे एक्साइज ड्यूटी लगाया, एक्साइज ड्यूटी लगाया, मान लो एक्साइज ड्यूटी हमने लगाया यहाँ पे 5,000 का, गुड्स कितने का हो गया? 1 लाख। अब यहाँ पे हमने सीएसटी लगाया, सीएसटी मान लो फॉर एग्जांपल हमारा 5% था, तो 5% हमारा लगता था 1,15,000 पे, 1,15,000 का 5% कितना हुआ? 5,750। ये टैक्स लगा, क्या ये टैक्स सही लगा हुआ है अभी के हिसाब से? ये टैक्स सही नहीं लगा हुआ है, अभी बताएंगे क्यों, ठीक है? अब इसको पूरे को जोड़ो, 1,15,000 प्लस, तो 1,20,750। अब ये वाली वैल्यू जाएगी किसके पास? होलसेलर के पास, 1,20,750। अब होलसेलर भी तो कुछ अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, करेगा कि नहीं? होलसेलर ने भी 10,000 रुपये ऐड कर दिए, कितना हो गया? 1,30,750। फिर यहाँ पे मान लो होलसेलर दूसरे स्टेट में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर भी कोई एक टैक्स लगेगा, ठीक है? मान लो यहाँ पे एक पहले के टैक्सेस बता रहे हैं, इनको सबको तुमको पढ़ने की नीड नहीं है कि पहले कौन से टैक्सेस होते, सीएसटी क्या होता था, वैट क्या होता था। यहाँ पे वैट लगा, वैट तुम्हारा लगा मान लो जो है 12%। 12% कितना हुआ इसका? 11,200। कितने का हो गया गुड्स? इतने का गुड्स हो गया। अब ये गुड्स फिर गया 1,41,950 का, मान लो रास्ते में इस पे और कोई टैक्स लगा, इसमें भी प्रॉफिट हमने ऐड किया 10,000 रुपये, इन्होंने भी, हर लेवल पे हम सेम प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं जिसमें कंफ्यूजन ना हो तुम लोगों को, क्लियर? तो ये कितने का हो गया? 1,51,950 का हो गया। अब इस पे फिर से हमने कोई ना कोई टैक्स, वैट वगैरह ऐड किया, रिटेलर के पास गया, फिर से हमने मान लो इस बार 18% का टैक्स लिया, कितना? 300। ठीक है, जोड़ो, ये गलत है, ठीक है, इसको जोड़ो। अब ये आपके ये गुड्स जाएगा फाइनल कंज्यूमर के पास, तो गुड्स 1 लाख का था, लेकिन कस्टमर तक पहुंचने में 1,80,000 के करीब का हो गया, समझ रहे हो? क्योंकि इतने लेवल्स पे आपके टैक्सेस लग रहे हैं, लग रहे हैं। ये जीएसटी की पहले की कहानी है। तो गुड्स और महंगा हो जाता था, महंगा हो जाता था, कस्टमर को जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा उसमें मिलती थी, मतलब जो प्राइजेस वगैरह हैं बहुत ज़्यादा करके मिलते थे। यहाँ पे इसी प्री जीएसटी का एग्जांपल है जो हमने आपको ऐसे करके बताया, वो यहाँ पे पहले से किया हुआ है। लेट्स से द मैन्युफैक्चर इन गुजरात, जिनको हमने ए बोला है, मैन्युफैक्चरर को क्या बोला है यहाँ पे?
सेल्स टू डीलर इन हरियाणा बी, जो कि हमारे कौन है, होलसेलर है यहाँ पे, कौन है, बी। और सी कौन है, डीलर, सेल्स टू डीलर सी, ये कौन है, रिटेलर। समझ में आया, ए बी सी, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, डीलर। क्लियर। तो ये पहले टर्म समझ लो, हमने तुमको पूरा करके बता दिया तो अब सब कुछ समझ में आएगा। फ्रॉम ए टू बी मतलब अगर मैन्युफैक्चरर टू हमारा होलसेलर सामान भेजा जा रहा है तो बेसिक प्राइस 1 लाख रुपए था, इस पे इन्होंने एक्साइज ड्यूटी वगैरह लगा दिया 12,000 रुपए का 12%। अब सब टोटल कितना हो गया, 1,12,000 हो गया। अब 2% इस पे सीएसटी लगा है, किस पे, 1,12,000 रुपए। फाइनल इनवाइस वैल्यू 1,14,000 है। समझ में आया ये। अब हमारा बी टू सी मतलब होलसेलर टू रिटेलर जाएगा, 20 में अपना प्रॉफिट ऐड करेगा 10,000 का, न्यू प्राइस क्या हो गया, अब इसमें 12% वैट लगा है, किस वैल्यू पे वैट लगेगा, जो न्यू प्राइस होगा उस पे। ये सब कैलकुलेट करके देख लेना हम सही बता रहे हैं गलत बता रहे हैं। उसके बाद अगर फाइनल इनवाइस वैल्यू देखोगे तो कितनी आ गई, 1,39,000। आगे देखोगे तुम लोग यहाँ पे अगर प्राइस को हम लोग जो है ब्रेक डाउन करें तो 1 लाख पे 12% तुम्हारा वैट गया है, एक्साइज ड्यूटी 12,000 पे 12%, सीएसटी तुम्हारा 2,240 पे 12% और प्रॉफिट पे 12% टैक्स जाना चाहिए। टोटल वैट मतलब टोटल जो वैल्यू ऐड हो रही है वो इतनी हो रही है, लेकिन 1 लाख में मतलब टैक्स जाना कितना चाहिए, इतना जाना चाहिए, लेकिन जा कितना रहा, 39,000। कैसे, देखो जीएसटी का एक रूल है, अब ये समझ में नहीं आया होगा पूरा, हमें पता है। जीएसटी का एक रूल है कि जो आप प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं उस पे आप केवल टैक्स लगाएं, बस। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले आपने कोई पिछला टैक्स लगाया हुआ है उसकी वजह से वैल्यू बढ़ी है, उस पे भी टैक्स लगा दो, मतलब टैक्स ऑन टैक्स हो जाता था। यही तो हो रहा है, देखो यहाँ पे भी टैक्स लगा, वैल्यू बढ़ गई, क्या इस वैल्यू पे टैक्स लग सकता है, अब नहीं लगेगा क्योंकि इसमें टैक्स पे टैक्स लगा हुआ है। और रूल ये है कि गुड्स की जो कॉस्ट हो प्लस प्रॉफिट हो उस पे फर्स्ट टाइम टैक्स लगेगा। क्लियर। और अगली बार से केवल जो इसमें ऐड करोगे प्रॉफिट उस पे टैक्स लगेगा, क्योंकि पिछली वाली कॉस्ट पे तो लगा ही चुके हो ना तुम, तो जो तुम हर लेवल पे प्रॉफिट ऐड करोगे केवल उस पे टैक्स लगेगा। यहां पे क्या हो रहा है, एक बार टैक्स लगा, फाइनल वैल्यू आई, फिर उस पे टैक्स लगा दो, फिर फाइनल वैल्यू आई, फिर उस पे टैक्स लगा दो, तो ऐसे करके तो टैक्स पे टैक्स पे करता रहेगा इंसान। यहां पे आपने 2% टैक्स पे किया, यहां पे 12% टैक्स पे किया, तो ये टैक्स जो 12 प्लस 2% 14% हो गया। इस 14% की वैल्यू आपकी बढ़ गई गुड्स की, और इस 14% पे आपने फिर से 12% का टैक्स दिया, ये तो गड़बड़ हो रही है ना। 14% पे फिर 12% का टैक्स लग रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो जीएसटी के पहले ये प्रॉब्लम थी, जीएसटी के पहले ये प्रॉब्लम थी, सबको समझ में आ रहा है। जीएसटी की पहले की प्रॉब्लम कि टैक्स ऑन टैक्स लगता था, जिसको हम लोग कास्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। समझ में आया, किसी कोई दिक्कत, अश्विन समझ में आया, अनुष्का क्लियर सबको, पक्का। Since no credit was available for excise and CST, they were treated as cost and VAT was charged on the top of them. This created cascading effect, tax on tax जिसको बोला जाता है, जो हमने बताया, जिससे इन्फ्लेशन हो जाता है। इसका सोल्यूशन क्या था, जीएसटी यूरो 1 के आया, वन नेशन वन टैक्स, मतलब कह रहे हैं 10 तरीके के टैक्स नहीं लगाओगे, वैट लगा रहे हो, जीएसटी लगा रहे हो, ये सब नहीं होगा, एक टैक्स लगाओगे जीएसटी नाम का, जो रेट रखना हो रख लो, एक ही टैक्स लगेगा। अब जीएसटी के बाद क्या होने लगा, अब जीएसटी के बाद अगर देखो, यही समझाए दे रहे हैं, अब तो समझ जाओगे ना। ए कौन है अपना, बी कौन है, और सी कौन है, समझ में आया। ये इसलिए यहाँ लिख दिया कि दिक्कत ना हो तुम लोगों को।
अब होलसेलर मैन्युफैक्चरर अगर हमारा होलसेलर को ट्रांसफ़र कर रहा है तो प्राइस मान लो 1,00,000 रुपए है और 12% का जीएसटी ऐड कर रहा है, 1,12,000 का गुड्स हो गया। सेम एग्जांपल है ऊपर वाला ही। उसके बाद हमारा जो होलसेलर है ये रिटेलर सी को ट्रांसफ़र कर रहा है, इसमें 10,000 प्रॉफिट ऐड किया प्रॉफिट, और ये गुड्स कितने का 1,10,000 का हो गया 10,000 प्रॉफिट ऐड करने के बाद। हाँ सर उस प्राइस में सर प्रॉफिट ऐड किसमें? हाँ इसमें प्राइस में प्रॉफिट ऐड है, ये कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है जो मैन्युफैक्चरर बना रहा है। क्लियर? ऊपर भी यही था। अगर हम आगे बात करें तो इसमें जीएसटी ऐड की गई 12% की। आप कहोगे 12% जीएसटी, इसका जरा निकालो 1,10,000 का 12%। 13,200 आया। अब ये 13,200 का अगर हम बाइफर्केशन करें, ठीक है, तो दो तरीके से होगा। 1,00,000 पे 12% और प्लस जो वैल्यू ऐड की गई, वैल्यू कितने की ऐड की है? 10,000। 10,000 पे 12%, 12,000 और 1,200 दोनों को ऐड करो। समझ में आया तुम्हें? आया है कि जो जीएसटी होता है वो वैल्यू एडेड टैक्स है। पहले पे आपने 12% लगाया, उसके बाद जितना प्रॉफिट ऐड कर रहे हो उस पे टैक्स लगता जाएगा। समझ में आया? और इसका एक और रूल होता है कि जितना आप हर लेवल पे आगे प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं उतने का आपको क्रेडिट गवर्नमेंट देती है। अभी क्रेडिट क्या होता है? हम लोग इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं, जिससे कि टैक्स ऑन टैक्स ना लग पाए, टैक्स ऑन टैक्स ना लग पाए। ये क्या है इसको भी समझते हैं। मैन्युफैक्चरर था और कौन था? होलसेलर था और रिटेलर था। कस्टमर तक तो पहुंच ही जाता है सामान ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें तो गुड्स आपका 1,00,000 रुपए का था, सेम एज प्रीवियस एग्जांपल, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए तो 12% का जीएसटी ऐड कर लो तो कितना हो गया? 12,000 हो गया। 1,12,000 का गुड्स हो गया, ये हमने होलसेलर को दिया। क्लियर? 1,12,000 का ये गुड्स है, ये 1,12,000 इसके लिए क्या है? कॉस्ट है। लेकिन इसमें देखोगे टैक्स लग चुका है। अब इसमें इसने 10,000 का मान लो अपना प्रॉफिट ऐड किया, करेगा ही 10,000 का प्रॉफिट खुद ऐड करेगा। तो 10,000 का अगर इसने प्रॉफिट ऐड किया तो गुड्स की कॉस्ट कितनी हो गई? 1,00,000। अब अगर देखोगे यहां भी जीएसटी लगाओगे तो जीएसटी 1,22,000 पे लगेगा। सही रहेगा क्या? ये सही रहेगा? कैसे नहीं सही? फिर वही हो जाएगा। तो गवर्नमेंट यहाँ पे एक पॉइंट लेके आई, कहने लगी कि हर एक लेवल पे जब गुड सप्लाई होगा तो जो प्रीवियस टैक्स पे करके आए हो उसका हम क्रेडिट दे देंगे आगे वाले। क्या मतलब हुआ? मतलब ये जो 12,000 आपने यहाँ पे पे किए हैं, इस 12,000 को हम माइनस करने देंगे यहाँ से। यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, कि जो इनपुट पे आपके टैक्स लगा है, इनपुट मतलब जो बनाया है आपने प्रीवियस में, उस पे आपको हम क्रेडिट दे देंगे। तो यहाँ से 12,000 हमने माइनस करवा दिए, कितना बचा? 1,10,000। अब देखोगे सेम आपके कॉस्ट पे जीएसटी लग रही, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे। 1,00,000 इसकी कॉस्ट थी और 10,000 आपने वैल्यू ऐड किया है, समझ रहे हो? प्रॉफिट ऐड किया है। समझ में आया? तो इस पे अब मान लो फिर से हम जीएसटी लगा रहे हैं 12%। कितना हुआ 1,10,000 का 12%? एक सेकंड रुक जाओ, 1,10,000 का 12% कितना हुआ? 1,000 कितना? 13,200 हुआ। ठीक है, अब 13,200 का अगर बाइफर्केशन करो तो 1,00,000 पे 12% प्लस 10,000 पे 12%, वही आया। क्या कोई टैक्स पे टैक्स लगा है इसमें? नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट दिया गया है। अगर ये क्रेडिट ना मिलता तो वही काम हो जाता, टैक्स पे टैक्स लग जाता कि नहीं? क्रेडिट मिलने की वजह से टैक्स पे टैक्स नहीं लगा है।
गवर्नमेंट को जो प्रॉफिट ऐड हो रहा है, देखो गवर्नमेंट को पहले 12,000 तो मिल ही चुके थे, गवर्नमेंट को सिर्फ जो वैल्यू ऐड हो रही थी 10,000 की, गवर्नमेंट को सिर्फ उस पर टैक्स चाहिए था। तो गवर्नमेंट 12,000 पहले ले चुकी थी, ये गवर्नमेंट ले चुकी थी, और गवर्नमेंट 10,000 पे और एक्स्ट्रा ही टैक्स तो ली है। 10,000 का 12% करो 1200, दोनों को जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 13,200 आ जाएगा। 12,000 प्लस 1200 13,200 आ जाएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने कोई जो है गलत काम तो किया नहीं। गवर्नमेंट केवल 12,000 पहले ले चुकी थी और 1200 आपसे बाद में लिया है, मतलब 12,000 यहां आपको माइनस करने थे और बाद में आपसे 13,200 फिर लिए ले रही है। तो अगर देखोगे कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, पैसा तो गवर्नमेंट उतना ही ले रही है 13,200। 12,000 आप ये ले लीजिए और प्लस जो प्रॉफिट का आपका परसेंटेज आ रहा है 1200 ये ले लीजिए, 13,200 हो गया। गवर्नमेंट यहां पे क्या करी? ये 12,000 आपको माइनस करने के लिए दे रही है कि पहले 12,000 माइनस कर दो जिससे कैलकुलेशन क्लियर हो जाए हम लोगों की। माइनस कर लो, 1,10,000 आ गया। अब डायरेक्ट इसका परसेंटेज निकाल दो, 13,200 हमको दे दो। समझ में आया? क्लियर? किसी कोई दिक्कत? तरुण बताओ, क्लियर? अब अगर हम यहां बात करें कि आपका जो फाइनल गुड्स हुआ वो कितने का हुआ? 1,23,000 हुआ। अब ये रिटेलर के पास जाएगा, 1,23,200 का जाएगा। ये भी तो प्रॉफिट ऐड करेगा, मर रहा है, काम कर रहा है, करेगा। इसने भी प्रॉफिट ऐड किया। गुड्स कितने का हो गया? 1,33,200 का हो गया। अब इस पे भी तो जीएसटी लगेगा, लगेगा। अब गवर्नमेंट कह रही है जो पिछला टैक्स जमा किए हो वो माइनस कर लो, आगे लगा लो टैक्स। तो 13,200 वाला जो टैक्स था वो माइनस कर लो, यहां से कर लिया। 13,200 क्या है? आईटीसी तो मिलेगा जो प्रीवियस टैक्स जमा किया है तुमने। अब माइनस करोगे कितना आ गया? 1,20 आया, 1,20 आया। अब 1,20 पे आप टैक्स लगा लो जो भी है 12%। कितना? 14,400। ठीक है, इसको जोड़ लोगे, ये फाइनल आपकी वैल्यू आएगी जो कस्टमर को पड़ेगा। भैया इतने में पड़ेगा, लेना हो लो, ना लेना हो ना लो। अब इसका बाइफर्केशन एक बार और हम कर रहे हैं सिंपल लैंग्वेज में। सबसे पहले जो गुड्स आपका दिया गया वो 1,00,000 रुपए का था, क्लियर? यहाँ पे तो 1,00,000 रुपए पे आपका जीएसटी लगा 12%, कितना हुआ? 12,000 यहाँ पे जीएसटी पे हुआ। यहाँ पे वैल्यू कितनी की ऐड की गई? 10,000 की यहाँ ऐड की गई। 10,000 पे 12% टैक्स गया, कितना हो गया? फिर यहाँ पे भी 10,000 का 10,000 की वैल्यू ऐड की गई इंटू 12%, कितना हो गया? इन सबको ऐड कर दो, 14,400। तो गवर्नमेंट को तो उतना ही टैक्स मिला, बस आपको हर लेवल पे वो पीछे वाला क्रेडिट दे रही जिसमें लास्ट में हमको पूरा पूरा टैक्स एक साथ मिल जाए गवर्नमेंट को। समझ में आया? चाहे वो धीरे धीरे करके ले ले, 1,00,000 पे पहले 12% ले, फिर 10,000 पे 12% ले, फिर 10,000 पे 12% ले। मतलब इसको बोला जाता है वैल्यू एडेड टैक्स। जीएसटी जो का जो प्रिंसिपल है वो बेस्ड है वैल्यू एडेड टैक्स पे। मतलब जितनी वैल्यू ऐड करोगे, वैल्यू का मतलब जितना प्रॉफिट ऐड करोगे। मान लो तुमने कोई गुड्स है, ये बोतल है, बोतल पे एक हीरा लगा दिया, हीरे से उसकी वैल्यू ऐड हो गई। अब उस वैल्यू ऐड पे जितना प्रॉफिट कमा रहे हो उसका टैक्स दोगे। समझ रहे हो? जितनी तुम अपने हैंड से वैल्यू ऐड कर रहे हो, वैल्यू एडिशन पे टैक्स जाएगा। ये बोतल अगर 2,000 रुपए की थी, 2,000 पे टैक्स पीछे हमको मिल चुका है। 2,000 पे जो टैक्स होगा उसको तुमको हम क्रेडिट दे देंगे, वो माइनस करने के लिए दे देंगे। जो आगे तुम एडिशन करोगे, जैसे इसमें 10,000 का एडिशन हो रहा है, प्रॉफिट ऐड किया जा रहा है, तो केवल उस 10,000 पे तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। यही तो किया जा रहा है। क्या यहाँ पे हम हर बात पे यहाँ पे पूरे पूरे 1,10,000 पे टैक्स लगाए हैं? नहीं लगाए हैं। क्या यहाँ पे 1,20,000 पे टैक्स लगाए? नहीं लगाए हैं। केवल जितना वैल्यू ऐड वाला पार्ट है उस पे टैक्स लग रहा है। एक बार इसको समझ लो, उसके बाद अगर कुछ ना समझ में आए।
सिंस, देखो यहाँ पे लिखा है, सिंस टैक्स क्रेडिट इज अलाउड एट एवरी स्टेज, हर स्टेज पे टैक्स क्रेडिट मिल रहा है। टैक्स इज ओनली पेड ऑन द वैल्यू एडेड, जितनी वैल्यू ऐड कर रहे हो केवल उसी पे टैक्स पे करना पड़ रहा है, नॉट ऑन प्रीवियस टैक्सेस, जो प्रीवियस टैक्स है उन पे टैक्स पे करना नहीं पड़ रहा है। दिस रिमूव्स द टैक्स ऑन टैक्स प्रॉब्लम, इसने टैक्स ऑन टैक्स जो कास्केडिंग इफेक्ट था उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, हेल्पिंग टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, मेकिंग प्राइजेस मोर ट्रांसपेरेंट, प्राइजेस मोर ट्रांसपेरेंट हो गए, कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गए लोगों के। बिफोर जीएसटी अगर बात की जाए और आफ्टर जीएसटी क्या डिफरेंसेस हैं, समरी है ये। मल्टीपल टैक्सेस थे, सेंट्रल और स्टेट लेवल पे बहुत सारे 28-29 प्रकार के टैक्सेस थे। जीएसटी जब से आया तो वन नेशन वन टैक्स, एक ही टैक्स है जो पूरी कंट्री पे अप्लाई होता है, जिससे एक देखें तो यूनिफॉर्मिटी आ गई कि एक जैसा टैक्स सिस्टम सब कहीं है, हर स्टेट में है। नो इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड, इसमें यहाँ पे किसी भी प्रकार के जो इनपुट है उन पे टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता है, माइनस करने वाला सिस्टम। यहाँ पे फुल इनपुट अवेलेबल रहता है, क्रेडिट आपको। यहाँ पे कास्केडिंग इफेक्ट होती है, यहाँ पे कोई भी कास्केडिंग इफेक्ट नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स एंड नॉन यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम था, नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा नहीं था, हर स्टेट में अपने अकॉर्डिंग चार्ज कर रहे हैं। यहाँ पे सिंप्लीफाइड एंड यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया में एक जैसा जीएसटी सिस्टम चलता है। समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? इसको समझ लो जरा सा, बिफोर आफ्टर वाला सिस्टम, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेटा जो आप जो है क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर रिटेलर खुद जीएसटी को यूज कर ले तो उस केस में क्या होगा। अगर आपने खुद गुड्स को यूज कर लिया, रिटेलर ने या किसी भी लेवल पे तीनों में से गुड्स को यूज हो गया, तो ये माना जाएगा कि उस गुड्स को फाइनल कंज्यूमर ने सप्लाई कर दिया। मतलब कि अगर हम बात करें, यहाँ पे एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, हालांकि ये क्वेश्चन आगे का है लेकिन हम जवाब दे देते हैं। अगर मान लो यहाँ पे आए आप और क्रेडिट वगैरह ले लिए, समझ रहे हो, यहाँ से माइनस कर लिए, माइनस वाइनस करने के बाद मतलब 12,000 रुपए जो टैक्स पे किए हो, इसका क्रेडिट ले लिए, गुड्स कितने का हो गया, 1,10 का। और 1,10 में देखोगे तो रिटेलर का 10,000 का तो प्रॉफिट ही है, तो गुड्स को तो जो ये होलसेलर को देख रहे हो, ये तो 1 लाख का ही पड़ा, 1 लाख का पड़ा, नहीं समझे। होलसेलर ये है, इसका 1,12,000 का गुड्स यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो 1,12,000 रुपए जो है, इसमें 1 लाख रुपए का गुड्स है प्लस 12,000 के टैक्स हैं, तो 12,000 का जो टैक्स है इसका तो क्रेडिट मिल गया, इसको यहाँ पे मिल गया 12,000 का। तो कह रहे हैं इसने अगर खुद यूज कर लिया गुड्स तब क्या होगा। तो अगर किसी भी लेवल पे अगर होलसेलर यहाँ पे खुद गुड्स यूज कर रहा है तो उस गुड्स को एज अ सप्लाई ट्रीट किया जाएगा। मतलब ये माना जाएगा कि वो गुड्स आप कस्टमर को सेल कर रहे हैं और इस पे जो भी टैक्स बनता है तुरंत आपको पे करना पड़ेगा। नहीं समझे? अगर आपने गुड्स को खुद सेल्फ यूज के लिए ले लिया, कंज्यूम कर लिया किसी भी स्टेज पे, तो उसी स्टेज पे उसको सेल मान लिया जाता है, होलसेल वाली स्टेज पे ही उसको सेल मान लिया जाएगा और तुरंत उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। समझ में आया? देखो वो होलसेलर कहलाएगा लेकिन उसने खुद को सेल कर दिया, ये माना जाएगा। मान लो अपने घर में लगा दे जाके, ठीक है, तो ये माना जाएगा कि ये सेल है। अनलेस अल्टिल इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो हम लोग आगे जो है डिस्कस करेंगे। सर इस एग्जांपल पे एक्चुअल पे कितना है इसका इसमें? क्या चीज? इस सीन में मतलब एक्चुअल पे कितना है जैसे आपने कहा? एक्चुअल पे जो भी गुड्स है, मान लो 1 लाख का गुड्स था प्लस 12,000 का टैक्स था, ये पूरा पूरा पैसा पे होगा इसको, क्योंकि ये खुद बेच रहा है तो ये जो वैल्यू ऐड कर रहा है वो नहीं पे करना पड़ेगा इसको। इसी वैल्यू ऐड कब पे करना पड़ेगा, जब रिटेलर वाली स्टेज पे बिके। समझ रहे हो? रिटेलर अगर तुम खुद गुड्स कोई खरीद रहे हो तो अपना वाला जो पार्ट है वो तो प्रॉफिट तुम अपने आप से खुद से थोड़ो ना प्रॉफिट लोगे, कि खुद से भी प्रॉफिट ले लोगे। अगर मान लो घर में कोई चीज बन रही है तो अगर घर में इंसान खुद यूज करता है
तो प्रॉफिट वाला पार्ट तो हटा ही देता है। जैसे तुम्हारे घर में शूज़ वगैरह का काम होता है, तो शूज़ कोई 10,000 का है और तुम 15,000 का बेचते हो, तो अगर खुद यूज़ करोगे तो 10,000 मानोगे ना कि 15,000 मानोगे? 10,000 मानोगे ना। तो वही 10,000 वाली बात यहाँ पे हो रही है। क्लियर? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। पुरुषोत्तम, आईटीसी को रिसीव करने के बाद ही क्लेम करोगे? हाँ क्या आईटीसी? किसी प्रोडक्ट को वापस बेच दो तो तभी क्लेम हो सकती है ना? बेच दो तब क्लेम हो सकती है। देखो आईटीसी वाला कॉन्सेप्ट अभी तगड़े से समझेंगे हम लोग, क्योंकि अगर हम पहली क्लास में बहुत ज़्यादा आईटीसी समझाने लगे तो काम लग जाएगा। वैसे ही आधे बच्चों के चेहरे बिल्कुल डरे डरे से लग रहे हैं। क्यों? एक तो होली के बाद पहली क्लास है आज, ठीक है, तो नींद आ रही होगी बच्चों को, है ना? बोरियत, अभी वो यूज टू नहीं हो 8 बजे वाली क्लास से, अभी आदत बनने में समय लगेगी थी। तुम लोग जो है 8 बजे वाली क्लास मॉर्निंग में होती नहीं थी इतने दिन से, तो तुम लोग थोड़ा कंफर्ट जोन में आ गए थे। सही बोल रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। कितने दिन ही बचे हैं अभी एग्ज़ाम के, आने वाला है बस, तुरंत एग्ज़ाम ही है समझ लो। टाइम बचा ही नहीं, सही बता रहे हैं। बचा है क्या? कितनी तारीख है आज? 6 मार्च, अप्रैल, मई, इतना कम समय बचा है। इसमें पढ़ना भी है, रिवीजन भी करना है, टेस्ट भी देना है, क्या क्या काम करना है। अगर हम लोग आगे बात करें, constitutional validity of GST. Before GST, how tax power were divided? The constitution clearly separated tax power between central and tax. जीएसटी आने से पहले सेंट्रल और स्टेट लेवल पे अलग अलग तरीके से टैक्सेस डिवाइडेड थे कि कौन कौन से टैक्सेस लगाएगा। सेंट्रल कुड टैक्स मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स एक्सेप्ट अल्कोहल, और क्या लिखा है इसका क्या मतलब? अफीम हो गया, नार्कोटिक्स, भांग बता रहे, भांग। सर्विसेज लाइक सर्विस टैक्स, इंटर स्टेट सेल्स। इंटर स्टेट का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? एक स्टेट से अगर दूसरे स्टेट में कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसको इंटर स्टेट बोलते हैं, और अगर विद इन द स्टेट हो रहा है उसको इंट्रा स्टेट बोलते हैं। इम्पोर्ट्स हो रहे हैं कोई, तो इन सब पे सेंट्रल टैक्स लगाता था। स्टेट किस पे टैक्स लगाता था? सेल ऑफ गुड्स विद इन द स्टेट, जो इंट्रा स्टेट वाले ट्रांजेक्शन होते थे। एक्साइज ऑन एल्कोहल एंड सम नार्कोटिक्स, जैसे ड्रग्स हो गया, अफीम, गांजा, ऐसे करके ये सारी चीजें होती हैं। दिस सिस्टम क्रिएट ओवरलैपिंग कंफ्यूजन एंड डबल टैक्सेशन। अब इसमें ओवरलैपिंग का मतलब, अगर सेंट्रल लेवल पे टैक्स लगा है, ठीक है, मोदी जी ने लगाया, यूपी में गुड्स इंटर हुआ, कोई योगी जी भी लगा दे, तो कंफ्यूजिंग था, और एक दूसरे को ओवरलैप करते थे प्रोविजंस, डबल टैक्सेशन हो जाता था, सीएसटी भी लग रहा है, वैट भी लग रहा है, कास्केडिंग इफेक्ट हो जाता था, टैक्स ऑन टैक्स हो जाता था। ये प्रॉब्लम है। वाई कॉन्स्टिट्यूशनल amended was needed? GST was the new kind of tax, one single tax on the supply of goods and services to be collected both central and government। जो GST है वो दोनों के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, जैसे सुना होगा CGST और SGST, और एक UTGST भी होता है, ठीक है। तो CGST का मतलब सेंट्रल वाले मोदी जी लेंगे, SGST का मतलब योगी जी लेंगे टैक्स, और UTGST का मतलब होता है यहाँ पे सेंट्रल प्लस स्टेट दोनों लोग मिल के GST लेंगे। क्लियर? इसको यूनियन टेरिटरी बोला जाता है। टू अलाउ दिस द कॉन्स्टिट्यूशन नीडेड टू बी चेंज्ड बिकॉज इट डिड नॉट अलाउ सेंट्रल टू टैक्स सर्विसेज। मतलब अगर हम लोग GST के पहले की बात करें, जो स्टेट लेवल के लोग थे वो सर्विसेज पे टैक्स नहीं ले सकते थे। डिड नॉट अलाउ सेंट्रल टैक्स बोथ टैक्स ऑन द सेम ट्रांजेक्शन, मतलब दोनों लोग मिलके किसी एक ट्रांजेक्शन पे टैक्स लगाएं, ये भी पहले नहीं हो सकता था। मतलब एक सब में डिवाइड एंड रूल वाला गेम था कि सेंट्रल लगाया है अभी तो स्टेट नहीं लगाएगा,
So the constitutional amended was essential to give both central and state equal power to levy GST. मतलब सेंट्रल और स्टेट दोनों के पास इक्वल पावर आ गई जीएसटी लगाने की. अब कुछ अमेंडमेंट आए हैं, इसके बारे में बात करते हैं हम लोग. पहले इतना पढ़ लो. अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन में जीएसटी को लाने का कोई प्रोविज़न नहीं था, तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ा था. वही बात लिखी गई है. द 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ओरिजिनली इंट्रोड्यूस इन 122 अमेंडमेंट बिल, जो कि अमेंडमेंट बिल रखा गया था दिसंबर 2014 में इन द 16 लोकसभा. फाइनली पास हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2016 में. रिसीव्ड हुई थी प्रेसिडेंट की एसेंट 8 सितंबर 2016 को और इफेक्टिव हुआ था 16 सितंबर 2016 से. ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब जीएसटी लाने वाला लॉ कब आया था, कब वो हुआ, उसके बारे में बताया गया. मेन प्रोविजन इसमें क्या थे? कॉन्करेंट पावर. कॉन्करेंट पावर का क्या मतलब है? दोनों को पावर दी गई, सेंट्रल और स्टेट, कि दोनों लोग गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स लगा सकते हैं, जो भी सप्लाई वगैरह हो रही, सेल वगैरह हो रही है. डुअल जीएसटी स्ट्रक्चर मतलब सीजीएसटी जो कि कलेक्ट होगी सेंट्रल लेवल पे जो इंट्रा स्टेट सप्लाई होंगी, स्टेट और यूटी जीएसटी जो कि हमारी कलेक्ट होंगी स्टेट या फिर यूटी इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होंगे. आईजीएसटी जो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होते हैं उनके ऊपर कलेक्टेड होगी. इंटर स्टेट मतलब दो स्टेट के बीच में, यूपी और एमपी के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है. एक्सक्लूसिव फ्रॉम जीएसटी एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को जीएसटी के प्रीव्यू से बाहर रखा गया है. कह रहे हैं जो भी अल्कोहल है पीने योग्य, समझे, उसको जीएसटी में नहीं रखा गया. क्यों पता है तुम लोगों को रीजन इसका? बताओ, सब लोग अपने अपने पॉइंट्स दें यहाँ पे. हम ये नहीं पूछ रहे, हम पूछ रहे क्यों नहीं लगता है जीएसटी. हम ये पूछ ही नहीं रहे क्या लगता है. देखो यहाँ पे जो मेनली प्रैक्टिकली हम अगर बात करें तो हाईएस्ट जो रेट ऑफ टैक्स है वो 28% है और एल्कोहल पे मोर देन इसका डबल लगता है. समझ रहे हो? तो अगर एल्कोहल को जीएसटी में लाया गया तो एल्कोहल सस्ती हो जाएगी, गवर्नमेंट को नुकसान हो जाएगा. इसीलिए गवर्नमेंट ने एल्कोहल को जीएसटी से बाहर रखा है. अच्छा, यहाँ पे ह्यूमन कंजम्पशन वाली क्यों लिखी गई है? मेडिसिन वगैरह में जो अल्कोहल यूज होती है वो जीएसटी के अंदर ही रखी गई, समझ रहे हो. लेकिन जो ह्यूमन कंज्यूम करते हैं भारी मात्रा में ठीक है, उसको जो है जीएसटी के. अच्छी चीज है, क्यों अच्छी चीज है ना. हाँ,
पूछ रहा है अल्कोहल, देखो आंखें खुल गई बच्चों की जो सो रहे थे। अच्छी चीज है, क्यों खुशी? अरे हम पूछ रहे हैं, अच्छा चीज बच्चे का नाम ले लो उसके ऊपर आफत आ जाती है। अश्विन, अच्छी चीज है, बढ़िया है, गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है ना, कोविड में कितनी हेल्प हुई गवर्नमेंट को, तो अच्छी चीज है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल रहा है, क्यों है, बढ़िया है। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोल, एटीएफ। एटीएफ पे ऊपर लिख लेना, क्या लिखोगे? एविएशन टर्बाइन फ्यूल, मतलब कि हवाई जहाज वाला तेल, समझ रहे हो? नेचुरल गैसेस हो गए, टू बी टैक्स अंडर जीएसटी लेटर, मतलब अभी ये जो चीजें हैं, क्रूड ऑयल है, डीजल पेट्रोल है, एटीएफ है एंड नेचुरल गैसेस हैं, ये जो है 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जिन पे जीएसटी अभी लगा नहीं है, लेकिन आगे जाके लग सकता है जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी। क्लियर? अभी नहीं लगा है, आगे जाके लग सकता है। स्पेशल केसेस हैं तम्बाकू, सेंट्रल कैन स्टिल लेवाई एक्साइज ड्यूटी ऑन द तम्बाकू इन एडिशन टू जीएसटी, मतलब जीएसटी तो लगता ही है तम्बाकू पे, तम्बाकू उसके ऊपर आपका इस पे एक्साइज ड्यूटी भी लगता है, समझ रहे हो? बाकी जितने गुड्स एंड सर्विसेज हैं उन पे जीएसटी लगता है। ये कुछ स्पेशल चीजें थी जिनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। क्लियर? इसको देख लो। अब हम लोगों को पढ़ना है जीएसटी काउंसिल के बारे में। जीएसटी काउंसिल कौन होती है? जीएसटी से रिलेटेड जितने भी समझ लो रिसर्च वगैरह करने होते हैं वो जीएसटी काउंसिल करती है, कि कौन सा टैक्स रेट लाना है, किस पे टैक्स लगाना चाहिए, किस पे हटाना चाहिए, कौन से रेट बढ़ाने चाहिए, कौन से रेट घटाने चाहिए, इन पे सब पे जो डिसीजन है वो जीएसटी काउंसिल करती है। जीएसटी काउंसिल हु इज इन जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल में कौन होता है? एक यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होती हैं जो चेयरपर्सन होते हैं, एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है फाइनेंस या फिर रेवेन्यू से, एक स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर होता है, हर एक स्टेट से एक एक फाइनेंस मिनिस्टर होगा। रोल क्या होता है इसका? रिकमेंड करता है जीएसटी से के रेट, एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन का मतलब किन किन पे जीएसटी नहीं लगेगी या फिर कितनी लिमिट पे जीएसटी नहीं लगेगी। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? मतलब कि एक इंसान का कितना ज़्यादा सप्लाई कर दे, कितना ज़्यादा टर्नओवर हो जाए तब उसको जीएसटी में आना पड़ेगा। विच टैक्स टू बी मर्ज, कौन से टैक्स मर्ज हो जाएंगे। यूनिफॉर्म चलती रहे जीएसटी के रेट्स अक्रॉस द स्टेट, हाउ जीएसटी काउंसिल डिसीजन वेयर मेड, एटलीस्ट हाफ ऑफ द मेंबर मस्ट बी प्रेजेंट, मतलब कोरम का मतलब होता है कम से कम आधा बोर्ड आपका प्रेजेंट होना चाहिए। जितने भी मेंबर ऊपर दिए गए इनमें से 50% प्रेजेंट होने चाहिए किसी भी डिसीजन को वो करने के लिए। डिसीजन मस्ट बी अप्रूव एटलीस्ट 3/4 ऑफ द जो है वेटेड वोट्स। 3/4 का मतलब क्या होता है? 75%। सेंट्रल लेवल पे अगर बात की जाए तो 1/3 वोट होने चाहिए, ऑल स्टेट अगर टुगेदर आ जाए तो 2/3 लेवल पे वोट होना चाहिए। फॉर मेजर डिसीजन एटलीस्ट सेंट्रल प्लस एटलीस्ट 20 स्टेट्स मस्ट एग्री, मतलब मेजर कोई डिसीजन है कि जीएसटी के रेट एकदम से बढ़ाने एकदम से घटाने, तो उस पर सेंट्रल मोदी जी एग्री होने चाहिए प्लस 20 स्टेट एग्री होने चाहिए, तब जाके डिसीजन ये बनेगा। जैसे तुम लोग कहते हो कि जो है निर्मला सीतारमन जी ने जीएसटी के रेट बढ़ा दिए, घटा दिए, ऐसा नहीं होता है। पूरी मीटिंग होती है, सारे मेंबर्स एग्री होते हैं, सारे स्टेट मेजरली एग्री होते हैं, तब वो जीएसटी के रेट बढ़ते या घटते। वो बात अलग है कि इन्फ्लुएंस सेंट्रल ही करता है सबको। आज की डेट में अगर मोदी जी ने कुछ कह दिया है तो किसी नेता का इतना वो नहीं है कि वो उसको बोले उस पे कि हम इस पे एग्री नहीं होंगे, समझ लो, नहीं होगा जेल में डाल देंगे, नेता खत्म, समझ रहे हो? तो ये तुम्हारा बेसिक इंट्रोडक्शन था जीएसटी इसका इनडायरेक्ट टैक्सेशन का। अभी हम लोगों की जीएसटी नहीं स्टार्ट हुई है, अभी हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स पढ़े थे। क्लियर? अभी ये जो तुमने जीएसटी काउंसिल पढ़ा है इसको थोड़ा अभी डिटेल में पढ़ाएंगे नीचे।
अब ये इतना ही नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा है, उसके बारे में पढ़ोगे, बात होगी। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, एक चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है, कॉन्सेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। कल हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू, होली होली कैसे खेली तुम लोगों ने? बढ़िया बढ़िया रही, मौजदार है, गुड। तुम लोग खेले खेले लग तो नहीं रहे हो होली है? तुम लोग वो खेले होगे, वो वाली गुलाल वाली, क्या मजा है गुलाल वाली होली में? है, हम तो दो दो बार वो कलर छूट वो किए हैं। एक बार यहाँ कोचिंग में हुई थी उस दिन, तो कोचिंग में भी सब भूत बन के गए थे यहाँ से, क्यों है, सब भूत बन के गए थे। परसों रंग छुटाएं कोचिंग में, और कोचिंग से जाने के बाद फिर जब परसों खेली, परसों फिर छुटाना पड़ा, स्किन बिल्कुल जलने लगी थी एकदम से 2 दिन में। हाथों का तो अभी तक नहीं छूटा है, ये देखिए, अरे डबल तिबल है तुमसे। एक एक घंटा नहाया तब हटाए, एक एक घंटा दो इतना नहाए थे कि जुकाम हो गया था बैठे बैठे ही बाथरूम में समझ रहे हो, ऐसा हुआ था। कलर ऐसा खेलो, मतलब ऐसा खेलो कि 2 दिन पता चले कि होली है, समझो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि होली हुए है तुम्हारे को यहाँ। लगना चाहिए, शाम को अगर कहीं जाओ या किसी के यहाँ होली मिलने जाओ तो उसको लगे कि तुमने कलर खेला है। फेस्टिवल एंजॉय करो, ऐसा नहीं है। एंजॉय लोग किस में करते हैं? घर में बैठे हैं, खा रहे हैं। फेस्टिवल खाने का नहीं होता है, जिस चीज़ का फेस्टिवल है उसको प्रॉपर एंजॉय करो। अगर तुम टाइम दे रहे हो फेस्टिवल में, और अगर नहीं दे रहे हो तो पढ़ाई करो चुपचाप बैठ के, फालतू का ढकोसला ना करो कि ना तो पढ़ाई कर रहे हो ना तो एंजॉय कर रहे हो। सही बोल रहे हैं, दो में से एक चीज तो करो। पढ़ रहे हो तो पढ़ो ही, और अगर एंजॉय कर रहे हो तो फिर कायदे से एंजॉय करो, समझे? जब हम पढ़ते थे तो 1-2 बार ऐसा हुआ हम भी नहीं निकले होली में, समझ रहे हो, मतलब होली ही नहीं मनाई। एक बार ऐसा हुआ था कि होली हमने बिल्कुल नहीं मनाई, गए ही नहीं कहीं पे, लेकिन अब मनाते हैं। ऐसे मनाना है तो अच्छे से मनाओ, नहीं मनाना है तो मत मनाओ, समझ रहे हो, कायदे से खेलो। जो दिखे वो हमेशा पक्का कलर बिल्कुल ऐसा लाओ जो सामने वाले के लगा दो तो उसको याद रहे जितनी बार छुटाएगा उतनी बार तुम्हें याद करेगा, समझे? क्यों अनुष्का, सही बोल रहे हैं? करना चाहिए कि नहीं ऐसा? कलर खेलना चाहिए। देखो अनुष्का भी खेली है ना, कस के मौज मस्ती करनी चाहिए, क्योंकि ये जो दिन है, डेज हैं, मिलेंगे नहीं दोबारा। अभी जॉब वॉब करने लगोगे कॉर्पोरेट में, पता चले हमारे काफ़ी दोस्त हैं जो घर ही नहीं आ पाएंगे, वीडियो कॉल पे होली कर रहे हैं, वीडियो कॉल पे मुंबई में बैठे हो, कह रहे हैं 8,000 का फ्लाइट का टिकट है। हम कहे कमा किस लिए रहे हो हैं? होली वाले दिन छुट्टी भी नहीं है बहुतों की, तो नहीं, कॉर्पोरेट ऑफिस खुले थे। हमारा चाचा का लड़का, हमारे पापा का ऑफिस खुला था, दूसरे का छोड़ो, हम पापा को जाने नहीं दिए। हम कहे नहीं होगा रिजाइन मार देना आज ही, काम खत्म। नहीं, पापा से तो हम बहुत पहले कह चुके जॉब वॉब छोड़ दो, लेकिन वो अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं तो करने दें। समझो, कहते हैं हम घर में बैठ के करेंगे क्या, पूरा दिन बोर होंगे, तुम लोग बाहर चले जाते हो, तो अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं वो, समझे? तो हमने कहा आज ही रिजाइन मार देना अगर कोई दिक्कत हो, काम खत्म हो जाए। ऐसे ऑफिस सब खुले थे। हमारे चाचा का लड़का बैठ के जो है वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, कुछ नहीं, वर्क फ्रॉम होम दे दिया उसको, बैठा हुआ है। अरे कॉर्पोरेट लाइफ बहुत बहुत ज़्यादा खराब है, बता रहे हैं ना, छुट्टी उट्टी कुछ नहीं, अपना अपनी चीज़ें सबसे सही रहती हैं। आराम से बैठो, होली एंजॉय करो, होली के एक दिन बाद भी एंजॉय करो। अगर हम चाहते तो आज भी एंजॉय कर लेते, कल से क्लास स्टार्ट करते मंडे से स्टार्ट करते सर। मंडे से। लेकिन अभी सोचा ना 2 दिन में थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, मंडे से न्यूमेरिकल स्टार्ट करा देंगे,
एग्जाम भी तो है तुम लोगों की, छुट्टी मना ली है। क्या चीज, क्या बता रही हो तुम? टेस्ट कब है? 8 को। सर वाला होगा 8 को। संडे, संडे पड़ रहा आपका है, 12 संडे को नहीं होगा। हाँ, आपका 12 तारीख 12 को, 12 12 को होगा, 12 को लेंगे टेस्ट। अब जल्दी जल्दी पढ़ो थोड़ा सा, टेस्ट को वो कर लें कंसाइज, और जल्दी दे दो क्योंकि आईडीटी भी आ रही है ना पीछे से टेस्ट के लिए, समझ रहे हो? टेस्ट के लिए आईडीटी, एक चैप्टर तैयार हो गया तुम्हारा टेस्ट के लिए आईडीटी में, और इसको आज ही जाके रिवाइज करना तो समझ में आएगा, सारे एग्जाम्पल याद आएंगे। अगर तुमने इसको थोड़ा सा जो है पोस्टपोन कर दिया 4-5 दिन, तो ये चला जाएगा, फिर से तुमको लेक्चर देखने